नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ये आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में और 1 मई 2024 को ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष लग्न और राशि, वृषभ लग्न और राशि और साथ ही साथ मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को समझा था। आज हमारी पुनः चर्चा कर्क लग्न और राशि, सिंह लग्न और राशि और साथ ही साथ कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा जाने वाला है, कैसा बीतने वाला है, इस पर हमारी बृहद चर्चा होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं, कल इस बात की चर्चा हुई थी, वैसे पुनः दोहरा देता हूं। प्रिय दर्शकों, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, शनिदेव का गोचर हो, राहु का गोचर हो, जब मैं इनके गोचर की चर्चा करता हूं तो मैं आपको कहा करता हूं कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। इसके पीछे कारण बस यही है कि ये ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव तो डालते ही हैं, एक राशि में बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। सो सीधा सा प्रभाव, सीधी सी बात है, इनका प्रभाव बहुतायत हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं 22 अप्रैल से, कैसा प्रभाव आपके जीवन काल में उत्पन्न करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बात विवाह की हो, संतति की हो, धन रुपया पैसा, सबका देवगुरु का ही तो प्रभाव है इन सब चीजों पर। परंतु प्रिय दर्शकों, इस बार का गोचर थोड़ा अलग है। चूंकि ये सारी बातें आप समझ लिए हैं, बस इतना एक बात और समझ लीजिए कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि यहाँ इस जगह पर कौन सा अंक लिखा है, ये लग्न है, और फिर ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस जगह पर लिखे हुए हैं, वो आपकी राशि है। दोनों के आधार पर जब मैं बताऊंगा, हो सकता है आपका लग्न वाला बीत चुका हो, 3 में हो, आप मेष वृष मिथुन में हो, अथवा आपकी राशि मेष वृषभ मिथुन में हो। अब आज जिन 3 लग्न राशियों की चर्चा चलेगी, आप इनको अच्छी भली भांति दोनों को सुनिए। अगर दोनों अच्छा मैंने बताया है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। एक अच्छा और एक कष्टदायी मैंने बताया तो समझ लीजिए मध्यम समय जाएगा, और साथ ही साथ अगर दोनों कष्टदायी है ऐसा मैंने कहा तो परेशानी वाला है। अब ये बात सदैव ध्यान रखिए कि गोचर जो होता है ना, वो मौसम की तरह होता है। गोचर मूलतः मौसम की तरह होता है। मौसम का मतलब, मान लिया जाए कि आपके जीवन काल में स्थिति बहुत अच्छी है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है, तो मौसम के परिवर्तन का कोई बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपने नियमित दिनचर्या का ध्यान नहीं रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्दी हो सकता है, खांसी आपको हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका शरीर रुग्ण है, आप रोगी हैं, आपने ध्यान नहीं रखा और मौसम परिवर्तन हुआ तो उसका शरीर पर कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। फिर हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए, रोग छोटा सा राई का पहाड़ बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये परेशानियां इसी तरह से गोचर की होती हैं। गोचर मौसम है, बदलता रहता है। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। कर्क राशि के जातकों से आज हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशि के जातकों की चर्चा है, लग्न और राशि। तो चलिए चर्चा हम प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है, हम इसे जानेंगे। ये तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में आपको शनिदेव की ढैया प्रारंभ हुई है, यानी एक बात तो तय है कि मौसम तो खराब आपके लिए हो चुका है। अब आपको सावधानी बरतनी है। अब बारी आती है देवगुरु के इस गोचर की। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपकी राशि से भाग्य में गोचर कर रहे थे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ था, कहना नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से कर्म में गोचर करेंगे। कर्म में गोचर करेंगे तो ये भी खराब नहीं है। देखा जाए तो नवम पति बनकर के देवगुरु बृहस्पति कर्म में गोचर करें तो धर्म कर्माधिपति योग के समान ये फल देने वाला है, बहुत अच्छा है। इस समय गोचर की स्थिति थोड़ी समझने योग्य है। बात यह है कि इस समय शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु के साथ देवगुरु होंगे। देवगुरु राहु के साथ दशम में हो तो बहुत कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा, परंतु शनिदेव का राशि से अष्टम में होना ये तो मानसिक अशांति, परेशानी इत्यादि दे रहा है।
अब राहु और शनि के बीच आपका भाग्य भाव जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप कहीं परदेश में रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, और विदेश में रहते हुए आप बड़े मजे में हो, परंतु आपको ये बात पता है कि आपका जो पैतृक घर है, आपका जो अपना घर है, उस पर कुछ आतताइयों ने कब्जा कर रखा है, या वहां आए दिन कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। ठीक है कि आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, आपका काम भी ठीक ठाक चलता रहेगा, समय पर आपको वेतन पैसा मिल रहा होगा, जो आप वहां कमा रहे होंगे सब मिल रहा होगा, लेकिन क्या आपको मानसिक टेंशन और परेशानी नहीं रहेगी? इस बात की तनिक भी चिंता नहीं रहेगी कि आपकी संपत्ति जो है कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में आ गई है, या उसको लेकर के आपको चिंता तो होगी। बस यही खेल है यहाँ पर। देव गुरु बृहस्पति का ही घर है जो कि आपका भाग्य भाव है। अब वो पाप कर्तरी योग में होने के चलते आपके कार्यक्षेत्र में कोई समस्या नहीं आएगी, काम अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर टेंशन, चिंता, परेशानी बनी रहेगी। और शनिदेव ऑलरेडी वो परेशानी खड़ा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मानसिक अशांति, कष्ट दे ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात तो तय हुआ कि इस गोचर काल में चीजें अच्छी हैं, आपके पक्ष में हैं, परंतु मानसिक अशांति और परेशानी के साथ। चलिए इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं और समझ लेते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सीधी सी बात है कि दशम में कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और दशम में राहु भी कारकत्व ले लेते हैं, और गुरु शनि तो अष्टम में कारक होते ही हैं। फलतः कामकाज के सिलसिले में अगर आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है तो जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जैसे घर ही बदलने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान परिवर्तन से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो परिवर्तन होगा, वो आपके पक्ष में होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा, विशेष करके आपके पिता के स्वास्थ्य में खराबी दिखाई पड़ रही है। एक हद तक ऐसा भी संभव है कि अस्पताल का चक्कर आपको काटना पड़े, वो चाहे पिता के कारण हो या खुद के आपके अपने स्वास्थ्य के कारण हो। किसी को पैसा उधार इत्यादि नहीं देना है, इससे आपको बचना है। ऋण दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो उसे वापस लेने के लिए आपको प्रयत्न करना है, और देना है, आपको लौटाना है, आपने लिया हुआ है, तो उससे मुक्ति का मार्ग आपको इस गोचर काल के दौरान मिल जाएगा। परंतु इस बात को लेकर के सतर्क रहना है कि इस समय अगर देंगे तो फिर वो वज्रलेप है, पैसा डूबने की स्थिति बन जाएगी, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको चाहे किसी के यहाँ जाना हो, किसी रिश्तेदार इत्यादि से संबंध जोड़ना हो, इत्यादि करना हो, तो इसमें आपका समय थोड़ा ज़्यादा ही व्यर्थ होगा। तो आप जाइए, रिश्तेदारी इत्यादि भी करिए, पर इतना ज़्यादा नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं कि यह गोचर है अच्छा, थोड़ा सा और सावधानी अगर आप बरत लें, कुछ पूजा पाठ उपाय कर लें, तो यह गोचर और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चूंकि देव गुरु बृहस्पति दशम में राहु के साथ युति बना करके चांडाल योग का निर्माण करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो होगा क्या कि कार्यक्षेत्र में बहुत बेहतर करने के बावजूद आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा जिसका कि आप हकदार हैं। तो इस बात को लेकर के थोड़ा मन आपका अशांत और दुखी हो सकता है। एक और पॉइंट निकल करके आ रहा है कि आपको सब कुछ ठीक होने के बावजूद ट्रांसफर का दुख झेलना पड़े, लेकिन मैं नहीं समझता हूं ये दुख है। अगर ट्रांसफर हो रहा है और आपके मन के मुताबिक न भी हो रहा हो, तो आप जहां जाएंगे वहां काम चल जाएगा, तो घबराइएगा मत। मानसिक अशांति तो वैसे ही शनि की ढैया के चलते आपको होने वाली है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्यपति और षष्ठपति बनकर के धन भाव पर गोचर दृष्टि डालेंगे, फलतः ऋण इत्यादि से मुक्ति कराने वाला होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ होगा, वो पैसा भी वापस आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होते हुए धन संचित भी होगा, बहुत अच्छा है ये। देव गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी, भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। परंतु अब यही है, संभव है कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। गलत खान पान, गलत संगति, चूंकि यहां इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, तो तीनों दृष्टियों से ये प्रभाव बहुत अच्छा उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो मित्र का घर है, उनका अपना घर है, वहां जितना अच्छा प्रभाव देंगे, एकदम से उतना ही अच्छा प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर, तुला राशि पर डाल करके नहीं देंगे। तो यहां वो क्या करेंगे, तो सुख बढ़ाएंगे, लेकिन उस सुख में सेफ्टी की गारंटी नहीं होगी। क्या मतलब, देव गुरु बृहस्पति यदि सुख भी देते हैं तो उस सुख को आप सामान्य शब्दों में कहें तो वह आध्यात्मिक सुख होता है। परंतु देव गुरु बृहस्पति तुला राशि पर दृष्टि डाल करके असल में वो आध्यात्मिक सुख नहीं, भौतिक सुख में वृद्धि कराएंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अब इसको मैं अगर थोड़ा क्लियर करना चाहूं तो समझा सकता हूं। हम जब समाज में कहीं जीते हैं, आप ग्रामीण परिवेश में इस चीज को जरा लेकर के समझने का प्रयत्न करिए। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। अब मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का आप बंटवारा करना चाहते हैं, बड़े भाई से या छोटे भाई से, या आप जो भी हो, किसी भी नंबर पर आते हो, आप बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाला मना कर रहा है। अथवा आप कहीं किसी दूर देश में, विदेश इत्यादि में रह रहे हैं, आपकी पैतृक संपत्ति कहीं और है, वहां पर दूसरा भाई बैठा हुआ है, वो तैयार नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वहाँ के आसपास के जो समाज के लोग हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। अब किसी का कोई मुंह देख करके कोई सुनता तो है नहीं आज के इस परिवेश में, तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ व्यर्थ की चीज़ों पर बर्बाद करना पड़ेगा। अब संगति भी ऐसी ही पकड़नी पड़ेगी जो कि भाई आगे चल करके आपके लिए काम करें, और वो जो विवाद है, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, तो वो विवाद दूर कराएं और आपकी संपत्ति आपको दिलवा दे। वैसे ही ऋण को ले लीजिए, आपका कोई ऐसा मसला फंस गया है, चलिए मान लिया जब बैंक का ही मसला है कि पैसा आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं बैंक से, इसको सल्टाना है, ठीक कराना है, तो कुछ ऐसे लोगों को आपको पकड़ना पड़ेगा जो मिलजुल करके फाइनल कराएं और ले दे के बाद रफा दफा हो। तो ऐसे जो ये बीच वाले लोगों को आपको पकड़ना है समाज में, वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर कुछ व्यर्थ और गलत खर्च भी करना होगा, ये बर्बादी हो सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब ढैया का जो प्रभाव है और गुरु चांडाल पर शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके चलते मानसिक अशांति परेशानी होगी ही। दवा इत्यादि के चक्कर में भी मैंने कहा कि आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें आपके पैसे बर्बाद होंगे, तो ये चीज़ तो होगी। बाकी यह गोचर उत्तम है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना बस मत छोड़िएगा, वो करते रहिएगा, और केसर का तिलक अवश्य लगाइएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी मैं बता चुका हूं, इस गोचर का आप फायदा उठाइए, लग्न और राशि दोनों से मिलाकर के देख लीजिएगा। बाकी यह गोचर कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए उत्तम है। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं, और दोनों के आधार पर ही आपको इसको देखना है। आप सबसे पहले अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि आप सिंह लग्न के हैं या आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठे हैं, तो ये राशिफल आपके लिए है। दोनों में से एक भी है तो आपके लिए राशिफल है, आपको ये देखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को प्रातःकाल 5:58 पर राशि परिवर्तन करेंगे और 1 मई तक 24 ये रहेंगे मेष राशि में। अब मेष राशि में इनका गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। सिंह राशि के जातकों को, सिंह लग्न और राशि के लिए देखें तो वर्तमान में ढैया, साढ़े साती इत्यादि कुछ भी नहीं है, यानी हर तरह से इस समय आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक चल रही है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि वर्तमान समय में अभी चल रहा है आपकी राशि से अष्टम में, आपकी राशि से देवगुरु नवम में जा रहे हैं। आप जानते हैं नवम में देवगुरु का गोचर बहुत बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव में उनका गोचर चला होना और बढ़िया है। पंचमपति बनकर के नवम में गोचर करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर में छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति अकेले नहीं होंगे, राहु के साथ होंगे। और एक और बात जानिए कि जो देवगुरु बृहस्पति एक परिवर्तन करें तो अस्त अवस्था में ही अभी गोचर कर रहे हैं, और अस्त अवस्था में ही परिवर्तन, क्योंकि गुरु के सूर्य के साथ हैं, तो अस्त अवस्था में ये परिवर्तन कर जाएंगे। अब गुरु और राहु की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। तो गुरु राहु की युति को आप जानते हैं चांडाल योग कहलाता है, और इस पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना। अगर मैं चांडाल योग को अलग भी कर दूं, क्योंकि गुरु सीधा सीधा एकदम से राहु के साथ संबंध तो नहीं बना लेंगे अंशवाइज, लेकिन अगर देखा जाए तो दृष्टि तो कम से कम शनि की पड़ेगी, जो कि विच्छेदात्मक दृष्टि होगी। तो ये परेशानी की स्थिति थोड़ी उत्पन्न होने वाली है। लेकिन पहले जान लीजिए कि नवम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, ये कमोबेश समझे तो सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। समाज में तरक्की, मान सम्मान में वृद्धि, यूं समझ लीजिए कि जो पहले से परेशानियां चली आ रही थी उन सभी परेशानियों से मुक्ति। व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि, संतान सुख ये उत्तम मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से, परिवर्तन से ये फायदा होता है। जैसे अब यहां से बैठे देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी। हालांकि उनकी दृष्टि सप्तम पर नहीं होगी, पर फिर भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे गुरु संतान और दाम्पत्य दोनों का सुख प्रदान करते हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो धन संपत्ति के मामले में भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। तरक्की होती दिखाई पड़ रही, काम काज में बहुत अच्छा जाने वाला है यह गोचर, धन लाभ होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो इस गोचर काल के दौरान आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त होने वाली है। धन बचत कर सकते हैं, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक कृत्यों में आपका धन इस्तेमाल होगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा है। घूमने के नाम पर अगर आप तीर्थ यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान प्रॉपर्टी इत्यादि का भी लाभ आपको मिलने वाला है। संतति सुख की प्राप्ति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होता दिखाई पड़ रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति अष्टमपति बनकर के आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे, तो जरा सा पेट का एक ख्याल रखिएगा।
और पेट में वही गुरु की समस्या से लीवर की समस्या हो जाती है, पाचन शक्ति खराब होती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। तो ये खान पान या पेट से संबंधित थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं से भी आप देखें उत्तम होने वाला। आइए जरा समझने का प्रयत्न करिए। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम और पंचम पति बनकर के नवम में गोचर करेंगे। तो वो विद्यार्थी जो रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा। वो विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड के लिए या किसी भी फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको वहां पर समझ लीजिए कि सफलता मिलनी ही मिलनी है। वो सभी विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी 100% सफलता मिलने वाली है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं, तो उनके कारकत्व का आपको लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, ऊंचाई। कारण देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो सीधी सी बात है आपके व्यक्तित्व में विशेष निखार आएगा। और जब व्यक्तित्व में निखार कैसे आएगा, तो धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्य करेंगे, अच्छे कार्यों से, अच्छे लोगों से आपका जुड़ना, अच्छे विचार जब आपके मन में आएंगे, जब इंसान के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा हो, तो वो चीजें उसके चेहरे पर दिखाई पड़ने लगती है। तो देव गुरु बृहस्पति नवम में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को देखेंगे और फलतः आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, आकर्षक बना देंगे। अनायास लोग आपकी ओर खींचेंगे आपकी अच्छाई से, आपकी सकारात्मक एनर्जी से। तो सीधी सी बात है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जितने भी अच्छे कृत्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, उन सभी अच्छे कार्यों को, अच्छे कृत्यों को करके आप इस गोचर काल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो आप जानते हैं वर्तमान में न तो कोई ढैया है, न साढ़े साती है, कुछ भी नहीं आपको चल रहा है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, देखिए गोचर का जो मूल प्रभाव होता है वो समझ लीजिए कि मौसम की तरह होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो मौसम अभी किसी को कष्ट दे रहा है, वही मौसम किसी को आनंद दे रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति महल में बैठा हो और उसको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो बारिश का मौसम उसको बेहद आनंद देगा। और वही एक रोड पर खड़ा व्यक्ति, एक रिक्शे वाला, एक गरीब मजदूर, उसके लिए वो कहाँ अपनी छत सर छुपाए, इसके लिए वो पनाह देखेगा। तो वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। मौसम बारिश का दोनों के लिए एक समान ही है, लेकिन परिस्थितियों के चलते अंतर देखने को यहाँ मिल जाता है। तो गोचर का प्रभाव मूलतः निर्भर करता है जन्म कुंडली की स्थिति पर। आपका वर्तमान समय चल कैसा रहा है। अगर वर्तमान में जन्म कुंडली में कोई मार केस चल रहा है, तो फिर अच्छा भी जहां मैं कह रहा हूं वहां क्या होगा। सपोज एक उदाहरण से समझिए कि आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बहुत बड़ा रोग है। अब इस गोचर में मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा कहा, समझिए इस बात को कि सब कुछ मैंने अच्छा कहा, परंतु आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। मैं धन लाभ की बात कर रहा हूं। अब कोई व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ होगा, उसको धन लाभ कहां से होगा? नहीं। लाभ शब्द का अर्थ चाहे वो धन से जोड़ करके देखिए या स्वास्थ्य लाभ भी तो लाभ ही होता है ना, तो वो लाभ भी हो जाएगा। हर व्यक्ति, लाभ शब्द की जब चर्चा मैंने की तो अपने अपने एक विद्यार्थी अपने परीक्षा में सफलता को लाभ से जोड़ करके देखे। तो अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको रोग से मुक्ति मिलेगी। जरूरी नहीं कि उसके घर गाड़ी बंगले की बात ही होगी, उसको रोग से मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य में उसकी सफलता ठीक हो जाएगा। कोई रिसर्च फील्ड का विद्यार्थी, उसका थीसिस जमा नहीं हो रहा था, उसके लाभ की चर्चा मैंने की है, बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसकी थीसिस जमा हो जाए, उसका काम बन जाए, ये लाभ हुआ। तो ये लाभ आपको होने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर अति उत्तम है। परेशानी, पिता के साथ मतभेद या मनभेद होगा, पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्त्रियों के लिए पति के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण पति से कुछ हद तक मतभेद होगा, ऐसा नहीं कुछ खराब होगा, मैंने विवाह होने की चर्चा की है, मतभेद होगा। व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर चहुओर से आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराने वाला है और इस गोचर से आपको फायदा मिलने ही मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर के इस गोचर का लाभ उठाइए। यह गोचर चौतरफा आपको फायदा देगा। परंतु याद रखिएगा, धार्मिक कृत्य करते रहिएगा, इसी में आपका बचाव है। धार्मिक कृत्य अर्थात अपने कर्तव्य को समझना। दिन भर पूजा करने को धार्मिक कृत्य नहीं कहते हैं। अपना जो कर्तव्य है, सही कर्तव्य, माता पिता, हर जीव के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन। भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से करिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। किसी भी मंदिर में जहां आपकी श्रद्धा होती हो, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनके मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। जो भी धन आप अर्जित करते हो उस धन से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा दान दे दीजिएगा।
इससे और बेहतर हो जाएगा है गोचर, और ज़्यादा उत्तम प्रभाव इस गोचर से आपको मिलने लगेगा। कन्या लग्न और कन्या राशि की अब चर्चा है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि 22 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होने जा रहा है, देवगुरु का यह गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम में स्वगृही गोचर कर रहे हैं, जिसे हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। अब देवगुरु आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे, और कैसे गोचर करेंगे तो ये भी जानिए। देवगुरु बृहस्पति यहां राहु के साथ युति बनाए हुए होंगे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही होगी। सबसे पहले कुछ चीजें जान लीजिए कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए। ये पहले तो जान लेना जरूरी है कि यह जो राशिफल मैं बता रहा हूं, ये लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अर्थात आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, यदि 6 नंबर से आपकी कुंडली प्रारंभ होती है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो यह राशिफल आपके लिए है। इस राशिफल को समझने का तरीका यह है कि आप दोनों को सुनिए, लग्न को और राशि को। अब दोनों का अनुपात निकालिए। अगर लग्न के लिए मैंने अच्छा कहा, राशि के लिए भी अच्छा कहा तो बहुत अच्छा बीतेगा। लग्न के लिए खराब कहा, राशि के लिए खराब कहा तो कष्टदायी होगा, सावधानी बरतनी होगी। और अगर एक के लिए अच्छा और एक के लिए खराब तो मध्यम जाएगा। ये समझ लिया आपने। अब आगे समझिए। प्रिय दर्शकों, गोचर मौसम की तरह होता है। सो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को भली भांति समझ लेना होगा। आपकी जन्म कुंडली में कहीं कोई मार्केस इत्यादि तो नहीं चल रहा है। देखिए, उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं और वर्तमान में आपको मंगल की दशा चल रही है जो कि मार्केस कहलाती है। कन्या लग्न के हैं और मंगल की दशा चल रही है, आपको ये मार्केस कहलाएगी। अब मार्केस के चलते आप नाना प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे होंगे। अब अगर देवगुरु बृहस्पति के गोचर को अच्छा भी मैं कहता हूं, वो तो आगे पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, तो भी आपको उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तब फिर आप मुझसे कहेंगे कि कहाँ, मुझे तो कुछ अच्छा मिल ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। गलत नहीं बता रहा हूं, मैं चीजें सही बता रहा हूं, परंतु आपको इसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप अंदरूनी रूप से दूसरे तरह से परेशान हैं। अब मान लिया जाए कि आपको वर्तमान में बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा। समझ लीजिए आपकी कुंडली में वर्तमान में आप कन्या लग्न के हैं, शुक्र की दशा चल रही जो कि भाग्येश की दशा है, या आपकी कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह की दशा है। अब मैं मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को आपके लिए कष्टदायी बताता हूं, तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं समझ में आएगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे महल में बैठा हुआ है जहां चारों तरफ से उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, तो चाहे कितना भी भयानक तूफान क्यों ना आ जाए, हो सकता है मकान के उसके प्लास्टर उधड़ जाएं, लेकिन उसको कोई क्षति नहीं होगी। ऐसा ही है जब ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर आपके लिए मैं कष्टदायी बता रहा हूं और आपके बहुत अच्छा आपकी कुंडली में समय चल रहा है, तो संभव है कि आपको व्यापार में थोड़ी परेशानियां आए, ऊंच नीच हो, जो कि जीवन का एक हिस्सा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपके जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है तो मैं अच्छा भी बताऊं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का भी राशि से पंचम की मैं चर्चा लगातार करता रहा था, आप जानते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर और धन पर पड़ रही थी, जो कि कष्टदायी स्थिति थी। नाना प्रकार की कष्टदायी, मैं कहा करता था घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, इतना बुरा। अब इस टाइम से बाहर निकल आए हैं, बल्कि शनिदेव का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना, ढैया इत्यादि से तो मुक्ति मिली ही, अब आपके लिए यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण किए हुए शनिदेव आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, अच्छा है आपके लिए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए दो केंद्रों के स्वामी होकर के आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे। और कैसे गोचर करेंगे अष्टम में, तो एक तो शनि इधर होंगे और राहु इधर होंगे, फलतः आपका सप्तम भाव जो कि व्यापार का, दाम्पत्य का भाव है, ये पाप मध्यत्व में आ जाएगा। ये विशेष रूप से जो स्त्रियां होंगी कन्या लग्न और राशि की, उनके लिए कष्टदायी होगा, क्योंकि सप्तम भाव पति का भाव हो गया और पति के कारक हैं देवगुरु। अब वो राहु से युक्त शनि की दृष्टि से दृष्ट सप्तम भाव पाप मध्यत्व में ये दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगा। एक और बात आप जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का ही विभाग है विवाह और संतति। अब वो अष्टम में जब गोचर करेंगे, अभी तक सप्तम में जो गोचर कर रहे थे तो इससे संतति और विवाह दोनों के लिए रास्ते बना रहे थे, लेकिन अब जब अष्टम में वो गोचर करेंगे तो ये दोनों ही विभाग बंद रहेगा, इससे संबंधित सुखों में कमी आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है द्वितीय भाव पर, सो पूर्व से अगर गर्भ की स्थिति है तो वहां संतति सुख हो सकता है, या परिवार में किसी और को संतति सुख प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर कुछ और बातें हैं जिसे समझिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बाकी अन्य ग्रहों की अपेक्षा अलग है। जैसे शनि की अगर गोचर की चर्चा हो, राहु के यदि गोचर की चर्चा हो, तो उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है। देवगुरु की दृष्टि विच्छेदात्मक नहीं है।
फलतः जहां ये बैठे हैं और आपको इस भाव से संबंधित यदि कष्ट दे भी रहे हैं तो ये आपकी सुरक्षा के भी रास्ते उत्पन्न कराएंगे। कैसे, जरा समझिए। बीते दिनों आप लगातार अगर कष्ट में रहे हैं तो मानव जीवन को अगर समझने का हम प्रयत्न करें तो हमें मूलतः 3 प्रकार के ही दुख हैं। कौन सा दुख? तो कोई तन दुखी यानी रोगी, कोई मन दुखी, मानसिक रोग से हर कोई ग्रस्त है, और कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना परेशान है। यही 3 तो रोग हैं हमारे जीवन में। अब देवगुरु की दृष्टि से बहुत कुछ अच्छा भी होगा। जैसे देवगुरु की दृष्टि जो पड़ रही है आपके व्यय भाव पर, तो जीवन में धन आने से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है कि धन का सही दिशा में उपयोग हो, सदुपयोग हो। अगर हमारे धन का सदुपयोग होने लगे तो हमारी समस्या तो ऐसे ही कम हो जाएगी। देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन की वृद्धि कराएंगे, धनागमन होगा, धन सुख होगा। और सबसे बड़ी बात, हम जीवन में जब कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ये वो समय होता है जब हमारे अपनों का ही हमें साथ नहीं मिल पाता, हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये इस बात की सूचना है कि इसको हम पूर्णतः खराब, तो अष्टम में गोचर है तो खराब तो है, पर पूर्णतः खराब नहीं कह सकते, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी जहां आपके अपनों का साथ तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। और अपने तो आपके पास तभी आएंगे जब आपका दिन कुछ हद तक ठीक हुआ हो। बुरा हो रहा हो तो ये प्रमाण है कि अगर आपके अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप ठीक चल रहे हैं, और अगर आपसे भाग रहे हैं इसका मतलब आप परेशानी में हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने से, कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए इस गोचर काल के दौरान। निवेश कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोच विचार करके और लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान कुछ न कुछ परेशानी, कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ा सा आपको दुखी करे, मानसिक रूप से हताश और निराश करे। व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं, इस गोचर में छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी। मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। एक अच्छी सूचना यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कृत्यों से जुड़ने का प्रयत्न करिए, अपने धन को सही दिशा में लगाइए, धार्मिक कृत्यों में लगिए, धार्मिक यात्राएं करिए। तो इससे जो भी कष्ट परेशानी होगी, इससे पहले तो धन का सदुपयोग होगा। धन हानि की जब धन हानि का योग है, व्यय का योग है, तो वो तो होगा ही होगा। अब ये निर्णय हमें करना है कि सही दिशा हमारे लिए क्या है। अगर सत्कर्म में करें, अच्छे कार्यों में करें, धन हानि नहीं कहलाएगी। लेन देन के मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ भी कह देना, कोई गुप्त बात अपनी शेयर कर देना, ये बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर नौकरी में थोड़ी परेशानी इत्यादि लाएगा, लेकिन एक सूचना अच्छी भी है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, सो नौकरी में अगर ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों की स्थिति बनती है तो ये तो आपके पक्ष में ही होगा। और रुके जो अधूरे काम हैं उन्हें भी आप शुरू करने की सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं। अब जरा एक बार और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जैसा कि मैंने कहा, यह गोचर मूलतः कष्टदायी है। अगर इसके साधारण परिणाम को आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कष्टदायी कहूंगा। लेकिन फिर कन्या लग्न और राशि के जातक कहेंगे कि तो फिर तो इस हिसाब से तो हमारा जीवन ही, आप प्राय लोग कमेंट करते हैं कि हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। नहीं, व्यर्थ नहीं है। गुरु के पास बात अलग है। इनकी दृष्टि जो पड़ेगी व्यय पर, तो आपका धन कम से कम अब सही दिशा में जाएगा, सदुपयोग होगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी जो द्वितीय भाव पर। यहां एक बात जरूर बताना चाहता हूं, सिंह राशि और धनु राशि देवगुरु की एक मित्र राशि और स्वयं की राशि है, तो इन राशियों में तो ज्यादा कहना नहीं है। परंतु तुला पर दृष्टि जो पड़ेगी तो आपको ध्यान रखना है, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना है। मद्यपान, मांसाहार बचना है, इससे झूठ बोलने से बचना है। गलत आदत, गलत संगति, गलत आहार व्यवहार से जितना बचेंगे उतना यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। और जितना इन चीज़ों में आप रमेंगे, आप समझ लीजिए कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में परेशानी आ ही जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखना है, गांठ बांध करके गलत संगति, गलत आचरण, गलत लोगों से मिलना जुलना, इससे आपको बचना होगा। तो ये ध्यान में बस रख लीजिए, तब मैं कह सकता हूं कि यह गोचर आपके लिए ठीक है और इस गोचर से ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ उपाय तो आपको करना ही होगा। वैसे तो शनिजन्य पीड़ा से आप पूरी तरह से बाहर हैं, आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, कष्ट नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आप छोटे मोटे कुछ उपाय करिए। अगर आपको कहीं कपिला गौ, देशी कपिला गौ दिखाई पड़े, गाय, तो ऐसे गाय के पीठ को सहलाइए, उसको गुड़ खिलाइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।
साथ ही साथ कोई देवालय, घर के आसपास कोई देवालय ढूंढ लीजिए, ऐसे देवालय में नित्य जाया करिए, दर्शन किया करिए। जो भी आप धन कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा धर्म में या मंदिर के कुछ कार्यों इत्यादि में लगा दिया करिए। तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा और ये समय शांति से आपका निकल जाएगा, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा हमारी जारी है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। आज हमने 3 और लग्न और राशियों की चर्चा की। इस तरह से हमने 6 लग्न और 6 राशियों की चर्चा, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की बृहद चर्चा पूर्ण की। अब बाकी की बची 6 लग्न और राशियां, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न और राशियां, इनकी भी बृहद चर्चा आने वाले दिनों में हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।